नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर और मैं हूँ रोहित कुमार। जैसे कि ये चैप्टर जो चल रहा है वो जैव विकास के बारे में चल रहा है और आज जो हम पढ़ेंगे मानव के विकास के बारे में कि मानव का जीवन इस पृथ्वी पर कैसे प्रारंभ हुआ और कौन कौन से ऐसे जो पहले जो मानव थे जो दो पैरों पर चलने वाले थे। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। लगभग जो वैज्ञानिक बताते हैं वो बताया जाता है कि जो पृथ्वी पर जो जीव सबसे पहले बने थे वो एक कोशिकीय और पौधों के रूप में उदय हुआ था इस पृथ्वी पर जीवन के रूप में, जिससे एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद वो बहुकोशिकीय जीवों के रूप में बदला। जब वो बहुकोशिकीय जीवों के रूप में बदला तो उसमें परिवर्तन आता गया और आने के बाद जैसे कि बानर का रूप, ऐसे परिवर्तन होते होते फिर दो पैरों पर चलने वाला मानव मिला। उनके बाद कुछ ऐसे मानव मिले जो कि मानव से मिलते जुलते थे। फिर समय बदलता गया जिसके बाद आधुनिक मानव के रूप में हम लोगों की उत्पत्ति हुई और ये सारे के सारे मानव अफ्रीका से डेवलप हुए थे। तो आज हम जो मनुष्य के उदय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। देखिए, मानव का उद्भव और विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बताया जाता है कि लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ट्राइकोपिथेकस ट्राइकोपिथेकस तथा रामापिथेकस नामक ये दो मानव थे जो बानर की जैसे दिखते थे। ट्राइकोपिथेकस तथा रामापिथेकस जो रामापिथेकस नामक जो क्या थे, वन वानर थे। उस समय के वन वानर थे। ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। ये दो पैरों पर नहीं चलते थे, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक ये मिलता हुआ मानव से मिलता हुआ था। कौन? ट्राइकोपिथेकस और रामापिथेकस, जो चिंपैंजी जैसे और गोरिल्ला जैसे चलते थे। रामापिथेकस अधिक मनुष्य जैसे थे। जो भाई रामापिथेकस था उसके लक्षण जो अधिक किससे मिलते थे, वो मनुष्य से मिलते थे। जबकि ट्राइकोपिथेकस वन मानुष जैसे थे। जो ट्राइकोपिथेकस थे वो कैसे थे? वन मानुष जैसे। कैसे थे? वन मानुष जैसे थे। और रामापिथेकस की लक्षण कैसे मिलते थे? मानव से अधिक मिलते थे। कुछ जीवाश्म अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई। ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं जो एक विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व ये अफ्रीका में विचरण करते थे। यानी 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व ये अफ्रीका में विचरण करते थे। इनकी लंबाई जो थी वो 4 फीट से बड़े नहीं थे, लेकिन ये खड़े होकर सीधे चलते थे। ये माना जाता है, विश्वास है कि कुछ ऐसे हमें अवशेष मिले जो 3.4 बिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में निवास करते थे, जो दो पैरों पर चलने वाले पहले ऐसे मानव थे। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन जिसे आदि मानव के नाम से जाना जाता है। जो एनसीईआरटी है उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेसिन दिया है और अन्य जो बुकें हैं उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया है। तो हम जो हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेसिन ही हम पढ़ेंगे। कई बुकों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिया गया है, लेकिन ये क्लियर है कि ये आदि मानव के नाम से जाना जाता है। तो अब ये पहला मानव जो हम पढ़ रहे हैं जो लगभग में सीधा दो पैरों पर चलता था। ये लगभग 2 मिलियन
वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्वी अफ्रीका के घास के स्थलों में रहता था। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो पूर्वी अफ्रीका के घास के स्थलों में रहता था। कौन रहता था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु ये प्रारंभ में ये फलों को का ही भोजन करते थे। ये शिकार तो मानवों वो जानवरों का करते थे, लेकिन ये जो प्रारंभ में थे वो भोजन केवल और केवल फलों का ही करते थे। इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को प्राणी पहले मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया। इसे होमो हेबिलस कहा गया। क्या कहा गया? होमो हेबिलस कहा गया। इसकी दिमागी क्षमता जो थी, जो कैपेसिटी सीसी में नापी जाती है, उसकी कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी के बीच में थी। ये संभवतः मांस नहीं खाते थे। देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका के पूर्वी भाग में पाया जाता था। ये पत्थरों के औजार से जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन ये फलों का सेवन करते थे। ये मांस को नहीं खाते थे और ये दो पैरों पर चलने वाला पहला मानव खोजा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये शिकार तो करते थे, लेकिन ये प्रारंभ में, बाद में हो गए हो, प्रारंभ में ये क्या नहीं करते थे। अब आप कहेंगे ये मांस का शिकार कैसे नहीं, तो इससे ये क्लियर दांत जो होते हैं उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये मांसाहारी है या ये शाकाहारी है। आपने देखे होंगे पक्षी जो होते हैं उनकी चोंच ऐसी जो लफी होती है, नुकीली होती है, वो मांस का सेवन करते हैं, क्योंकि वो चोंच मांस को फाड़ने का कार्य करती है। और साधारण जैसे चोंच होती है वो सभी चीजों के लिए, खाने के लिए होती है। तो अब हम पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ लिया। ये पूर्वी अफ्रीका में रहता था। उसका दिमाग कितना था? 650 सीसी से 800 सीसी तक। अब हम पढ़ेंगे जावा के बारे में। जावा के बारे में पढ़ेंगे। जावा में खोजे गए जीवाश्म अगले चरण के बारे में बताते हैं। होमो इरेक्टस जो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये कितने हैं? इसे जावा को कहेंगे। जावा जो होमो इरेक्टस था जो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, इसका मस्तिष्क बड़ा था जो लगभग 900 सीसी का था। कितने का था? 900 सीसी का। इसका जो जावा में जो मानव होमो इरेक्टस मिला था, इसका मस्तिष्क सबसे बड़ा था जो कि 900 सीसी का था। अब नियंडर टाइल मानव के बारे में पढ़ेंगे। टाल मानव के बारे में। अब ये नियंडरथल मानव कहा जाता है कई किताबों में, यहाँ नियंडरटाल मानव कहा गया है। तो ये आप अपना देख लेना, अगर देखा जाए तो वैसे एनसीईआरटी में तो नियंडरटॉल ही कहा गया है। तो देखते हैं इसे। अब ये क्लियर हो गया। ये जावा क्या है? ये जावा एक स्थान था जहाँ पर जीवाश्म पाए गए, जिसका नाम होमो इरेक्टस जो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मस्तिष्क सबसे बड़ा था जो लगभग 900 सीसी का था। इसे ताई पढ़ेंगे। अब ये नियंडरटॉल के बारे में पढ़ेंगे आप। ये 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क के लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी मध्य एशियाई देशों में रहते थे। ये सबसे बड़े मस्तिष्क वाले थे। ये शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खालों का इस्तेमाल करते थे। अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते भी थे। यानी
ये इतने होशियार थे कि उनके मृतक जो उनके परिवार के या उनके कबीले के लोग जब जो मर जाते थे वो उनको दफनाने का कार्य भी करते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे मानव जो खोजे गए थे उनमें से ऐसे कौन से लोग थे जो अपने परिवार या सदस्यों को जब मरते थे उन्हें दफनाते थे, वो क्या कहेंगे, निएंडरथाल मानव ऐसे थे जो अपने मृतक परिवार के लोगों को दफनाते भी थे या गाड़ते थे। तो ये कहाँ पाए जाते थे, एशियाई देशों में रहते थे, जिनके ये कितने आकार का था, 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क के लिए, ठीक है। और ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व में ये मध्य एशियाई में पाए जाते थे। अब पढ़ेंगे होमो सेपियंस, जैसे मॉडर्न ह्यूमन के नाम से जाना जाता है, यानी आधुनिक मानव के नाम से जाना जाता है होमो सेपियन। ये अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों को पार पहुंचा। यानी होमो सेपियन ये कहां पर विकसित हुआ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों के पार पहुंचा, कई महाद्वीपों में फैला, इसके बाद कई जातियों में विकसित हुआ। यानी ये बटने लगा, क्योंकि जिस वातावरण में गया वो उसमें बदलते गए और बदलते गए 7500 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में ये आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। एक समय आया हिम युगीन यानी ठंडा युग जब आया तो ये आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। यानी जब एक परिवर्तन, जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज में जब परिवर्तन आता, जैसे मौसम बदलता है, पृथ्वी में जीवन हुआ, आया, उत्पन्न हुआ, तो पृथ्वी बदली, फिर बदली, बदलते तो उसमें क्या हुआ, आधुनिक मानव पैदा हुआ। मानवों के गुफाओं में चित्रों की संरचना, जो मानव के जो हमें खोजे गए मानव जो थे उनकी अस्थियां जो थी वो लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की हुई थी। और कृषि कितने पहले प्रारंभ की थी, 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ की। जो उनके गुफाओं में चित्र पाए गए वो तो पाए गए 18,000 समथिंग, लगभग में 18,000 वर्ष पूर्व थे। और ये क्या थे, 10 जो क्या नाम उनकी कृषि जो खोजी गई, पता लगाया, उनके कुछ अवशेष मिले, वो मानी जाती है लगभग में 10,000 वर्ष पूर्व में ही मानी जाती है, ठीक है। तो हार्डी वेगन वर्ग सिद्धांत ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसमें ये बताया गया है कि जब, जैसे कि अभी आपको पढ़ाया गया था कि कुछ पुराने मानव पाए गए थे, फिर कुछ समय परिवर्तन आता गया तो उस पुराने मानवों का जो रूप बदला वो आधुनिक मानवों ने धारण कर लिया। वैसे ही जब कोई जीव पुरानी स्थिति से नई स्थिति में बदलता है तो ये सिद्धांत उसी पर आधारित है। जैसे कि देखिए इधर यहाँ पहाड़ों की प्राकृतिक वर्ण, ये समझिए पहली स्टेज है, तो उसमें क्या हुआ, प्राकृतिक भौतिक होने के कारण इसमें ये देखिए पहली वाली कि इसमें कुछ समय के साथ पतली हो गई और लंबी हो गई, ठीक है। दूसरी में क्या हुआ, समय के साथ बदला, दूसरी इसका शिखर एक तरफ हो गया और ये ऊंचाई में छोटी रह गई। काफी समय फिर बदला तो ये जो दो पहाड़, ये दो पहाड़ों में, दो शिखरों में बदल गई। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई पुरानी चीज नई जीव के रूप में धारण करती है तो उसमें कुछ बदलाव होता है, लेकिन जो उसके एलील होते हैं या उसके आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो समान ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके आनुवांशिक लक्षण बदल जाएंगे या उसके एलील बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे देखिए, समझिए, ऐसे वेन वर्ग के अनुसार एक जीव संख्या में एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी आवृत्तियां और उनके लोकस यानी उनके लक्षण सुस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं,
सुस्थिर, स्थिर नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। यानी सुस्थिर का मतलब होता है बदलते रहना या बदल जाना। सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलते रहते हैं। कहने का मतलब है आनुवंशिक लक्षण जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो ही यहाँ बात हो रही है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर रहते हैं। जीन को सदा अपरिवर्तनीय होते हैं, जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे आनुवंशिक संतुलन कह सकते हैं। जब भाई कोई उसे डिगाने पे भी वो डिगता नहीं है तो वो कैसा है, संतुलन कहते हैं। यानी किसके, इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं क्योंकि वो बदलते नहीं है। सभी एलील आवृत्तियां एक होती हैं, यानी एलील और आवृत्तियां कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं या एक होती हैं। ये विशिष्टगत आवृत्तियों को पी क्यू, यानी इनको पी क्यू आदि कहा जाता है। द्विगुणन में पी तथा क्यू एलील ए कैपिटल ए, एलील कैपिटल स्मॉल ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी पी के लिए हम एक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यू के लिए स्मॉल ए की आवृत्ति को इस्तेमाल करते हैं। एक जीव संख्या में ए की आवृत्ति उदाहरण ए अगर आवृत्ति उसको पी क्यू तो उसे पी स्क्वायर कह सकते हैं। जब दो चीजें हैं तो उसे पी स्क्वायर कह सकते हैं, होते हैं। ठीक इसी प्रकार की आवृत्ति पी इसी जब ऐसा है तो ये पी स्क्वायर होते हैं। और ए कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2pq हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2pq। तो यहाँ पे अगर 2pq है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2pq प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी ये आवृत्तियां कैसी हैं, इनकी एक ही जैसी होंगी। यानी ये 2pq क्या है, यहाँ क्या लिखा है, ये ए बी की जगह पे हमने 2p इसकी आवृत्ति को रखा है और ये क्या है, यहाँ पे साधारण तय है होती है। और ये क्या है, p प्लस क्यू स्क्वायर द्विपदी अव्यक्त को प्रदर्शित करती है। आगे देखिए, ठीक यही जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षित मान में भिन्न होती है तो ये भिन्नता विकासीय परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। कहने का मतलब कोई भी जीव है और उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, उस कोई परिवर्तन आने का कारण या परिवर्तन आने का कारण आप मान सकते हैं अपेक्षित मान से भिन्न होती है या उसमें कुछ विकासीय परिवर्तन होता है तो उसमें व्यापकता का संकेत देती है। यानी वो विकसित हुई है, जैसे कि ये या तो वो घटेगी या वो बढ़ेगी या अपने स्वरूप को बदलती है। अब इसके 5 ऐसे घटक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जीन का पलायन स्वाभाविक है, आनुवंशिक विचलन, अगर उसमें आनुवंशिक विचलन होगा तो उसमें कुछ नई उत्पत्ति होगी। उत्परिवर्तन यानी उसमें कुछ परिवर्तन होना, आनुवंशिक पुनर्योजन, और प्राकृतिक वर्ण। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्राकृतिक वर्ण जो है वो कई प्रकार से ये निर्धारित करता है कि इसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बता सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई पुराना जीव या जंतु या कोई पहाड़ या कोई भी चीज अपने आप को बदलती है और वो नए रूप में आती है, और ये किसके कारण हो सकता है, जीन के कारण हो सकता है, प्राकृतिक वर्ण के कारण हो सकता है, कई तरीके के कारणों के अनुसार हो सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।